एक सर ये प्रश्न भी मेरे मन में आता है कि जो महागठबंधन है, उसने तेजस्वी यादव को अभी तक मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। क्या ये एक तरीके की राजनीतिक चूक मानी जानी चाहिए? क्या कांग्रेस को ये मान लेना चाहिए कि वही मुख्यमंत्री होंगे और इस रूप में अगर वो चुनाव में जाते हैं तो उन्हें ज़्यादा फायदा होगा? कांग्रेस की आखिर क्या सोच है उन्हें अभी तक स्वीकार ना करने के पीछे? देखिए, कांग्रेस की सोच बिल्कुल स्पष्ट है। ये तो सही है कि चुनाव तेजस्वी का चुनाव है। ये नीतीश कुमार का भी चुनाव नहीं है, तेजस्वी का चुनाव है। और इसीलिए हर सर्वेक्षण में मुख्यमंत्री की पहली पसंद तेजस्वी यादव बताए जा रहे हैं। हुँ, तेजस्वी महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा है। बिहार में महागठबंधन के नेता है, इसमें कोई शक नहीं, कांग्रेस भी मानती है इस बात को। हुँ, और राष्ट्रीय जनता दल ने तो घोषित ही कर दिया उनको अपना मुख्यमंत्री का चेहरा। हुँ, तेजस्वी खुद कहते हैं जब तेजस्वी सरकार आएगी तो ये करेगी, वो करेगी। हुँ, और महागठबंधन को बहुमत मिलने पर तेजस्वी के अलावा और कौन हो सकता है? कांग्रेस के पास तो कोई चेहरा है नहीं, हुँ, और लेफ्ट वगैरह के पास भी कोई चेहरा नहीं है, उतनी इस तरह से सीटें भी नहीं होंगी उनकी। हुँ, ऐसे में मुख्यमंत्री तो तेजस्वी को ही बनना है, ये कांग्रेस भी जानती है। हुँ, लेकिन एक रणनीति के तहत कांग्रेस अभी इस पत्ते को खोलना नहीं चाहती, हुँ, क्योंकि कांग्रेस टारगेट कर रही है ईबीसी और दलित वोटों पर। हुँ, और अगर तेजस्वी को डिक्लेयर कर देगी कांग्रेस, तो उसको मालूम है कि दलित और ईबीसी जो आ रहा है उसकी तरफ, वो वापस लौट सकता है। इसलिए आरजेडी डिक्लेयर कर तेजस्वी को, कोई करे, लेकिन कांग्रेस नहीं करेगी। और कोशिश करेगी कि वो जो क्या कहते हैं, तेजस्वी लीड करे महागठबंधन को। लेकिन कांग्रेस एक ये बनाए रखेगी पर्दा कि मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है। और बाद में अगर सीटें ठीक ठाक कांग्रेस की आ गई, अच्छी आ गई, तो कांग्रेस डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने अध्यक्ष जो राजेश राम है उनको बनाने के लिए बार्गेन कर सकती है तेजस्वी से। इसलिए कांग्रेस अभी से डिक्लेयर नहीं करना चाहती। अगर अभी से डिक्लेयर कर देगी तो एक तो उसकी बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगी, हुँ, जिसमें वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर वाली। दूसरा, वो दलितों और अति पिछड़ों में संदेश नहीं देना चाहती कि हम आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है। वो तो ये संदेश देना चाहती है हम सहयोगी पार्टी है, और हुँ। सहयोगी पार्टी है तो मुख्यमंत्री का फैसला हम मिलजुल करके चुनाव के बाद तय करेंगे। ये एक रणनीति के तहत कांग्रेस देख रहे हैं। जी। एक आखिरी सवाल जो पिछले हफ्ते एक घटना राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसके संदर्भ में और मैं उसपे आपकी एक छोटी टिप्पणी चाहूँगा कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, अभी वो कोलंबिया के दौरे पे गए थे, अब वो वापस आ ही जाएँगे, तो वहाँ पर जो भी वो बोलते हैं उसको लेकर काफ़ी विवाद होता है और भारतीय जनता पार्टी उन पर अक्सर देशद्रोही होने का या देश के खिलाफ काम करने का, देश के खिलाफ बोलने का आरोप लगाती है। आप इन आरोपों में कितनी सत्यता देखते हैं या क्या राहुल गांधी कुछ राजनीतिक भूल कर बैठते हैं वहां जाकर या उन्हें बोलने पर जितना संयम रखना चाहिए उतना नहीं रख पाते हैं या ये सब भारतीय जनता पार्टी की चीजों को बढ़ा चढ़ाकर देखने की जो प्रवृत्ति है उसका हिस्सा है? आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? देखिए, राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी की विशेष कृपा है। राहुल गांधी देश में हो तो भी भाजपा के निशाने पर रहेंगे, विदेश में हो तो भी भाजपा के निशाने पर रहेंगे। वो टी शर्ट पहने तो भी भाजपा के निशाने पर रहेंगे, वो दाढ़ी बढ़ाए तो भी भाजपा के निशाने पर रहेंगे, वो मखाना के खेत में मोजा पहन के उतर जाए तो भी भाजपा के निशाने पर रहेंगे, है ना। अब भाजपा भूल जाती है कि राहुल गांधी अगर मखाना खेत में मोजा पहन के उतरे तो उनके नेता भी तो जाकर के संगम में कपड़े पहन के नहाते हैं, स्नान करते हैं। तो पार्टी ये भूल जाती है। और रही बात राहुल गांधी के बयानों की, कि सब विदेश में जाके वो भारत की आलोचना करते हैं, भारत में लोकतंत्र खतरा बताते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर बताते हैं, तो ये सब लगातार उनकी आलोचना होती है जो विदेश। अब वो बोलते भी है वहां जाकर के। दरअसल राहुल गांधी की दिक्कत कहिए या उनका व्यक्तित्व कहिए कि वो दोहरी बात नहीं करते। वो जो कहते, जो दिल में है वही बात कहते हैं। उनके अंदर वो नेताओं वाला गुण नहीं है जो भारत के तमाम नेताओं में है, कि मन में कुछ है और जबान पे कुछ है, मीठी मीठी बातें। देखिए, नेता लोग विदेश में जाके देश की आलोचना न करें, ये परंपरा रही है, कोई दो राय नहीं। लेकिन ये परंपरा उस दौर की है जब सूचना क्रांति का युग नहीं था। हम्म, जब दिल्ली में अगर कोई बोलता था तो उस खबर को चेन्नई या कलकत्ता या लखनऊ या बनारस पहुंचने में समय लगता था। क्योंकि हम तो, आप भी होंगे शायद बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से, कहां से मुझे, बिल्कुल। है ना? बिहार से हूँ। जी।
तो अगर आप दिल्ली का अखबार मंगाते होंगे तो अगले दिन मिलता था। बिल्कुल। वो रात की ट्रेन से आता था, सुबह मिलता था। हम लोगों को, कानपुर वालों को दोपहर के बाद शाम को मिलता था दिल्ली का अखबार। इतना समय लगता था। तो आप सोचिए कि लंदन और न्यूयॉर्क में तो पता ही नहीं लगता होगा कि यहाँ अटल जी क्या बोल रहे हैं, इंदिरा जी क्या बोल रही हैं, और राजीव गांधी क्या बोल रहे हैं, और चंद्रशेखर जी क्या बोल रहे हैं। वो तो 4-5 दिन बाद पता लगता हो, हम्म। जब, क्योंकि तब तो ये न व्हाट्सएप था, न मेल था, न सोशल मीडिया था। वो टेलीग्राम वलीग्राम एम्बेसी वाले भेज देते होंगे अपनी अपनी सरकारों को, जो उनका काम है, तब जाके पता लगता होगा। जी। कि तब की परंपरा है कि भाई देश में आप कुछ भी कहें, भी सरकार की आलोचना करें, लेकिन बाहर जाए तो ऐसी आलोचना न करें। इसीलिए इंदिरा गांधी ने भी इंग्लैंड में कहा था कि वो हमारे देश का मामला है, मैं वही बात करूँ। अब स्थिति बदल गई। अब क्या है कि जो आप दिल्ली में अभी बोलेंगे, आधे घंटे के भीतर वो पूरी दुनिया को पता लग जाएगी, हम्म। नए इंटरनेट के जरिए। तो अब राहुल गांधी अगर देश में कहते हैं कि भाई लोकतंत्र पे खतरा है, तो विदेश में जाके क्या कहेंगे, लोकतंत्र पे खतरा नहीं है? कैसे क्या कहेंगे बताइए? ठीक बात है, कहेंगे वो तो खतरा वही कहेंगे जो यहाँ कहते हैं। और जब यहाँ कहते हैं तो कहीं ये बात दुनिया में नहीं पहुंचती, पहुंच जाती है। है। वो चाहे दिल्ली में बोले, और चाहे दुबई में बोले, और चाहे लंदन में बोले, चाहे न्यूयॉर्क में बोले, हम्म। है ना? तो वो है, ये समझ लो। अब बीजेपी उसको मानती है, वो देशद्रोह का आरोप लगा देती है, देश की बदनामी कर रहे हैं, देश का वो कर रहे हैं। पहली बात तो सरकार और देश अलग अलग है। हम्म। सरकार की आलोचना करना देश की आलोचना करना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सरकार की आलोचना करता है तो देश की आलोचना नहीं कर रहा, वो देशद्रोह नहीं कर रहा। तो उस लिहाज से राहुल गांधी अपनी बात करते हैं। अब तो राहुल गांधी इसकी फिक्र छोड़ चुके हैं कि बीजेपी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। वो अपना धुन में जो उनको ठीक लगता है वो बोलते हैं जब बाहर जाते हैं। अभी 3-4 दिन की यात्रा पर कोलंबिया और ब्राजील और पेरू गए हैं, तो वहां उदाहरण वही बोल रहे हैं जो यहाँ बोलते हैं, वही वहां बोल रहे हैं। वो उस बात को मान के चल रहे हैं कि अब इंटरनेट के और सूचना क्रांति के जमाने में कोई बात छिपानी संभव नहीं है, तो जो मन में है वो बोलो। अब इसको आप देशद्रोह कहते हैं, इसको आप वो कहते हैं, मैं तो इसको देशद्रोह टाइप की चीज नहीं मानता। देशद्रोह बड़ा गंभीर अपराध है किसी का भी। अब भाई प्रधानमंत्री जी भी तो जब जाते थे तो कहते 2014 से पहले भारत में क्यों पैदा हो गए, इस तरह की बात वो भी करते थे। तो अब मुझे लगता है कि पुराने जो परंपराएं हैं, अब जैसे संसद में कहते हैं रिकॉर्ड से निकाल दीजिए चीज, ठीक है निकाल दी, नहीं छपेगी अखबार में, लेकिन वो तो पूरा टीवी पे लाइव टेलीकास्ट जब हो रहा है तो पूरा देश देख रहा है। अब मैं उदाहरण देता हूँ कि भाई एक सांसद महोदय ने अपने फेलो सांसद के बारे में बड़े अपशब्दों का इस्तेमाल किया था पिछली लोकसभा में। वो बात कार्यवाही से निकाल दी गई, लेकिन वो देश में सबको मालूम है, क्योंकि उसकी क्लिप यूट्यूब पे घूम गई, सब जगह घूम। तो अब वो भी कई चीजें ऐसी होती हैं जो आप प्रासंगिक हो गई, इररिलेवेंट हो गई तकनीक के कारण। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब बजाय राहुल गांधी ने क्या कहा विदेश में जाके, राहुल गांधी ने जो कहा उसका जवाब देना चाहिए तथ्यों के साथ। अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि उत्तर भारत में लोकतंत्र पे खतरा है, तो सरकार की जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि वो तथ्यात्मक रूप से ये जवाब दे कि खतरा नहीं है, और क्यों खतरा नहीं है, इसलिए खतरा नहीं है। बजाय ये कि राहुल गांधी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, फला ऐसा क्यों बोल रहा। अगर वो कहते हैं अर्थव्यवस्था में ये कमजोरी है, तो आप अर्थव्यवस्था के बारे में बताएं कि ये अच्छी बातें हैं। अब वो डिबेट इस ढंग से होनी चाहिए, बजाय उन पर देशद्रोह का आरोप लगाना या ये कहना कि वो जो है देश को बदनाम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। मुझे लगता है अब दौर ये आ गया है कि राहुल गांधी हो या कोई भी नेता हो, वो जो बोले, अगर मान लीजिए मोदी जी विपक्ष के बारे में कोई बात बोलते हैं बाहर जाकर, तो विपक्ष उसका जवाब दे, बजाय ये कहने के कि अरे उन्होंने बाहर क्यों बोल दिया, बाहर क्यों बोल दिया। तो ये सब चीजें जो है, मुझे तो ये लगता है कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा में इस बार तो ऐसे काफी उन्होंने बहुत चीजें भारत के पक्ष में पॉजिटिव भी बोली है, जैसे टीवीएस और हीरो पर की तारीफ की, जो उन्होंने कहा कि कोलंबिया में और ब्राजील में, पेरू में इनका जो लैटिन अमेरिका में इनका काम, फोटो भी खिंचाई उन्होंने अर्थव्यवस्था के लिए कहा कि अर्थव्यवस्था अच्छी है लेकिन मजबूत है, लेकिन हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। तो इस बार काफी उनके भाषण बड़े संतुलित रहे।